हेलो। यस सर। महिमा को मेरे केबिन में भेजो जल्दी। ओके सर। महिमा उस दौर के सभी पत्रकारों में एक उभरा हुआ नाम। उसका बेबाक और आक्रामक अंदाज सबको मंत्रमुग्ध कर देता था। मैं आई कम इन सर? हाँ आओ महिमा, सिट डाउन प्लीज़। महिमा, तुमने सुरेश कुमार का नाम सुना है? यस सर, वही ना जिसने अपने स्कूल के प्रिंसिपल का खून किया था। एग्जैक्टली। सोचो महिमा, ऐसा क्या हुआ होगा कि 14 साल की छोटी सी उम्र में उसने इतना बड़ा क्राइम कर दिया। सोचो। और साथ में ये भी सोचो कि अगर हम ये पता लगाने में सफल हो जाएं तो हमारा न्यूज़ चैनल देश का नंबर 1 न्यूज़ चैनल बन जाएगा। इसलिए मैंने उसके साथ तुम्हारी एक मीटिंग रखी है। पूरा देश उसे दरिंदा बोल रहा है, लेकिन तुम्हें उसके इस दरिंदगी के पीछे का सच निकाल लाना है। और मैं जानता हूँ तुम ही इस काम को बेहतर अंजाम दे सकती हो। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। बट कुछ नहीं, तुम जाओ, डरने की कोई बात नहीं है। तुम्हारे साथ बैकअप पे पूरी टीम रहेगी हमारी। गुड लक। महिमा एक बेहद समझदार और अनुभवी पत्रकार थी। सुरेश से मिलने से पहले वो उसके बारे में अच्छी तरह से जांच पड़ताल कर लेना चाहती थी, और इसी दौरान उसे कुछ हैरान कर देने वाले तथ्य मिले। उसे पता चला कि सुरेश एक बेहद होनहार छात्र रहा था। क्लास में अव्वल आने के साथ साथ वो स्कूल में होने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेता था। महिमा के लिए ये सब हैरान कर देने वाली बातें थी, क्योंकि उसके अनुसार सुरेश एक बिगड़ा हुआ आवारा लड़का होना चाहिए था, लेकिन सच्चाई तो बिल्कुल इसके उलट थी। खैर, अब तो सुरेश से मिलने के बाद ही कुछ कहा जा सकता है, महिमा ने बुदबुदाते हुए खुद से ही कहा। आखिरकार महिमा और उसकी टीम सुरेश से मिलने के लिए रवाना कर दी गई। एक बेहद अंधेरा कमरा जिसमें लटकता हुआ एक बल्ब उसे और भयानक शक्ल दे रहा था। सामने टेबल और टेबल के उस पार रखी कुर्सी पर बैठा एक नौजवान युवक, जिसके बिखरे हुए बाल, गहरी काली आंखों से झांकती लालिमा, मैले कपड़े और लंबे नाखून महिमा को डरा रहे थे। माथे पर आई पसीने की बूंदों को हटाते हुए महिमा ने सुरेश से कहा, हेलो सुरेश। नमस्ते। सुरेश ने नज़रें नीची कर उत्तर दिया। सुरेश, मेरा नाम महिमा है और मैं न्यूज़ चैनल से तुम्हारा इंटरव्यू लेने आई हूँ। मेरा इंटरव्यू? क्यों, मैं तो खूनी हूँ, हत्यारा हूँ। सुरेश की दबी बुझी सी आवाज़ को सहानुभूति की दरकार थी। एक अनुभवी पत्रकार होने के कारण महिमा इस बात को समझ चुकी थी। सुरेश, हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं और अमूमन सामने वाले इंसान को सिर्फ एक ही पहलू नज़र आता है, लेकिन मैं तुम्हारा दूसरा पहलू देखने आई हूँ। मैं जानती हूँ कि आज पूरी दुनिया तुम्हें हत्यारा और दरिंदा मान बैठी है, लेकिन हमेशा क्लास में फर्स्ट आने वाला लड़का, हमेशा दूसरों की मदद करने वाला लड़का एक खूनी यूं ही नहीं बन सकता। ऐसा सुनते ही सुरेश की आंखों से पानी गिरने लगा। अपने आंसुओं को समेटते हुए उसने कहा, मैम, शरीर में लगे घाव को जब बार बार कुरेदा जाता है तो एक ना एक दिन उसका नासूर बनना तय है। ये बात उन दिनों की है जब मैं अपने माँ, पापा और छोटी बहन के साथ गांव में रहता था। एक दिन मैं और मेरी छोटी बहन बाज़ार से सब्ज़ी लेकर लौट रहे थे। शाम का समय था, तभी वहाँ कुछ लड़के आए और क्या कमर है ओए, जब चलती है सीधे में बिजली सी दौड़ने लगती है। लड़कों के अश्लील और भद्दे शब्द हमारे कदमों की चाल को बढ़ा रहे थे। मैंने अपनी बहन का हाथ कसकर पकड़ लिया, लेकिन उनके शब्द हमारा पीछा कर रहे थे। और एक रात के लिए आजा, मुँह मांगी रकम देंगे, और वैसे भी तुम छोटी जात वालों की औकात ही है। बस मैं खुद को और ना रोक पाया। सामने पड़ा एक पत्थर उठाया और उस लड़के के सिर पर दे मारा जो हमारी इज्जत आबरू को सरेआम नीलाम कर रहा था। हरामजादे, अपनी घर जा और अपनी बहन को ले जा एक रात के लिए। इतना कहते ही हम दोनों भाई बहन भाग गए
उस लड़के के सिर से बहते खून को देखकर हमारे पीछे कोई न आया। रात का अंधेरा चीख चीख कर अगली सुबह का भयानक दृश्य बयां कर रहा था। घर के सभी सदस्य चहलकदमी कर रहे थे। अगले दिन गांव में पंचायत बुलाई गई। पूरा गांव 2 गुटों में बंट गया। एक ओर जहां खुद को खानदानी बताने वाले लोगों की भारी भरकम भीड़ थी, वहीं दूसरी ओर हम जैसे चंद परिवार शामिल थे। क्यों रे मनमोहन, तूने अपनी इस नालायक औलाद को नहीं बताया कि खानदानी लोगों से कैसे पेश आना है? तुम छोटी जात वालों की इतनी हिम्मत हो गई कि तुम मारपीट पर उतर आए, भानु प्रताप जी के बेटे का सर फोड़ दिया। गांव के सरपंच ने कहा। उसने मेरी बहन से बदतमीजी की तो मैं क्या करता? पिता के लाख मना करने के बावजूद मैं बोल गया, सरपंच जी बच्चा है, माफ कर दो। मेरे पिता सरपंच के सामने गिड़गिड़ाने लगे। अपने सर पर बंधा कपड़ा सरपंच के पैरों पर रख दिया। इसकी इतनी हिम्मत कि गांव के सरपंच के सामने ऊंची आवाज में बात कर रहा है। गांव से निकाल दो इन छोटी जात वाले हरामजादों को, गंदी नाली के कीड़े। छोटी जात करे उत्पात। गुस्से से आग बबूला सरपंच अपना फैसला सुना चुका था। पिता के सर की इज्जत उसके पैरों तले रौंदी जा चुकी थी। छोटी जात करे उत्पात, मेरे दिमाग में लगातार ये शब्द गूंज रहे थे। पापा, अगर हम छोटी जात में पैदा नहीं हुए होते तो क्या हमारे साथ ऐसा होता? मेरे पिता की खामोशी सब कुछ बयां कर रही थी। मैं समझ सकता था कि उनकी खून पसीने की कमाई, उनका मकान, सब कुछ धीरे धीरे आंखों से ओझल हो रहा था। और कहीं ना कहीं मैं इसका जिम्मेदार खुद को मान रहा था। खैर, हम गांव से शहर आ गए। पिता एक छोटे से कारखाने में काम कर रहे थे और इस तरह हम अपना गुजर बसर करने लगे। पढ़ाई में अव्वल होने के कारण मेरे काफ़ी दोस्त बन चुके थे और उन्हीं में से एक था किशोर शर्मा। बहुत नेक दिल और सच्चा। हमारी दोस्ती पूरे स्कूल में मशहूर थी। सुरेश, कल मेरा बर्थडे है, तुझे आना है मेरे घर। मैं सिर्फ तुझे इनवाइट कर रहा हूँ, किशोर बोला। हैप्पी बर्थडे किशोर, मैंने मुस्कुराते हुए किशोर से कहा। थैंक यू सो मच। आजा, मैं तुझे अपनी फैमिली से मिलवाता हूँ। मम्मी, ये मेरा बेस्ट फ्रेंड है। किशोर की माँ ने मुझे देखा। क्या नाम है बेटा? आंटी, सुरेश। पूरा नाम बताते हैं बेटा? पूरा नाम सुरेश कुमार। सुरेश कुमार सुनते ही आंटी का मुस्कुराता चेहरा अचानक से बदल गया। खैर, बर्थडे केक काटा गया। रात का डिनर भी मैंने किशोर के घर पर किया। खाना बहुत स्वादिष्ट था, लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना था कि मेरे जूठे बर्तन अलग रख दिए गए। इस बात को नज़रअंदाज करता मैं हाथ धोने किचन की ओर गया। तभी मेरे कान में कुछ आवाज़ें आईं। मम्मी, तुमने सुरेश के बर्तन अलग क्यों रख दिए? अरे बेटा, वो छोटी जात का है, हमारे साथ उठने बैठने लायक नहीं है। तुम भी उसके साथ ज़्यादा मत रहा करो। बट ही इज़ माई बेस्ट फ्रेंड मम्मी। किशोर की माँ उसे मेरे साथ न रहने की सलाह दे रही थी। ये सब सुनकर मेरा मन दुखी हो गया, मानो किसी ने गर्म खंजर मेरे सीने में घोंप दिया हो। मैं वहाँ से चला गया। अगले दिन स्कूल पहुँचा तो देखा किशोर की माँ और हमारे प्रिंसिपल सर कुछ बातें कर रहे थे। प्रिंसिपल सर की नज़रें मुझ पर पड़ी तो मुझे इशारे से बुला लिया। गले में कंठी माला, सिर में चंदन का टीका लगाए सर मुझसे बोले, आज से तुम इनके बेटे किशोर के साथ नहीं बैठोगे, अपने बराबर वालों के साथ बैठो। खुद को ब्राह्मण समझते हो क्या? ब्राह्मण हो या शूद्र, उससे क्या फ़र्क पड़ता है सर? मैंने जिज्ञासा जाहिर करते हुए पूछा। अच्छा, अब तुम इतने बड़े हो गए हो कि तुम अपने प्रिंसिपल को बताओगे ब्राह्मण और शूद्र में क्या अंतर होता है? किसी ने सच ही कहा है, छोटी जात करे उत्पात।
ये शब्द सुनकर मैं गुस्से से भर गया। मेरे दिमाग में मेरे गांव के सरपंच की आवाज़ें गूंजने लगी, उन लड़कों की अभद्र टिप्पणी याद आने लगी। इससे पहले मैं अपना होश संभालता, मेरी नज़र सर के मेज पर रखे एक पेन पर गई जिसका ढक्कन नुकीला सा था। मैंने अचानक पेन उठाया और अपने प्रिंसिपल के गले पर दे मारा, बार बार, बहुत बार। प्रिंसिपल के गले से निकलते खून के फव्वारे सुरेश के दबे हुए गुस्से को जाहिर कर रहे थे। और वहीं के वहीं प्रिंसिपल ने दम तोड़ दिया। पूरा कारागार स्तब्ध था। सुरेश की तेज सांसों के अलावा सब कुछ रुका हुआ था। महिमा को उसकी मंजिल मिल चुकी थी आखिरकार, इसीलिए तो उसे सुरेश के पास भेजा गया था। लेकिन महिमा ने ये बिल्कुल नहीं सोचा था कि उसकी मंजिल एक नए सफ़र का आगाज साबित होगी। मैं जानता हूँ दोस्तों, मेरी कहानी के पात्र सुरेश ने सही नहीं किया, लेकिन जो उसके साथ हुआ वो भी तो गलत था ना। हम सब लोग बोलते हैं कि आरक्षण ख़त्म होना चाहिए, आरक्षण ख़त्म होना चाहिए, जाति के नाम पर आरक्षण नहीं होना चाहिए। लेकिन दोस्तों ज़रा सोचिए कि अगर जाति ही ख़त्म हो जाए, इंसान को सिर्फ इंसान की नज़र से देखा जाए, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये सब कुछ हटा दिया जाए, तो कहाँ आरक्षण है दोस्तों। इस कहानी के माध्यम से मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि इंसान को इंसान की तरह देखना शुरू करना चाहिए, न कि वो ब्राह्मण है या वो शूद्र है। और हमारी जनरेशन वाकई में इस बात को समझती है। इंटरकास्ट मैरिजेज उसका एग्ज़ाम्पल्स हैं। अगर हमें अपने देश को, अपने समाज को एक अच्छे मुकाम पर ले जाना है तो जाति जैसी छोटी चीज़ से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए दोस्तों। एक गीत की कुछ पंक्तियाँ मुझे याद आ रही है दोस्तों। इस देश को हिंदू ना मुसलमान चाहिए, हर मज़हब जिसको प्यारा वो इंसान चाहिए। ये जाति पाति के गहने हम ऐसे ही ना पहने, एक दूजे से टकरा कर लगे खून की धारा बहने। आई होप आपको मेरी बात समझ में आई होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए, मेरी ये कहानी पसंद आए, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन पे क्लिक कीजिएगा और आगे आने वाली वीडियोस में मुझे क्या सुधार करना चाहिए उसके लिए मुझे ज़रूर कुछ ना कुछ सजेशन दीजिएगा। आपने मुझे इतना वक्त दिया, बहुत बहुत धन्यवाद।